नमस्कार। जय हिंद, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय संपूर्ण क्रांति। जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 15 दिसंबर है और आज 15 दिसंबर को माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय किरण सिन्हा जी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंच चुकी हैं। कल बिहार की राजधानी पटना से निकली थी। आज वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो प्रमुख बात के लिए उनको जाना जाता है वह है देशी रियासतों को मिलाना, परंतु इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान निर्माण में भी उनकी बड़ी महती भूमिका रही। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम द्वितीय अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बड़ा अच्छा समन्वय रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेथ हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां जाना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नहीं, ये प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है, डेकोरम ऐसा नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए, आप राष्ट्रपति। लेकिन भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सारा डेकोरम तोड़ दिया, सारा प्रोटोकॉल तोड़ दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहां डेथ हुई थी उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करने, श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो ये था भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच का समन्वय। लेकिन कुछ जातिवादी ताकतें, तथाकथित पटेल, नहीं, पटेल सिर्फ हमारे हैं और किसी के नहीं हैं, छू मत लेना, देख मत लेना, ऐसे जातिवादी लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं बड़ी मूर्ति लगा रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस कृत्य जिसमें उन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया उसको भुला देना चाहते हैं। तो एक तरफ जातिवादी, एक तरफ संप्रदायवादी, भारत के लिए दोनों समान खतरा हैं। इन दोनों से भारत को बचाना होगा। इसलिए फिर याद आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसानों के नेता, किसानों के मसीहा। और जब किसानों की बात हो और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, गुदड़ी के लाल भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री का नाम आए तो बात पूरी नहीं होती है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ, उनके विचारों के साथ चलने का आनंद ही कुछ और रहेगा। तो जो उन्होंने देशी रियासतों का विलय किया वह निश्चित रूप से बड़ा ही गंभीर विषय रहा, चिंतनीय विषय रहा और उसमें उनको सफलता दिलाई उनके जो विशिष्ट सहयोगी थे और जो उनके सचिव थे वो मिस्टर नैयर, केरला के। ओ मिस्टर नैयर, लेकिन अब देखिए जातिवादियों का असली चेहरा है। जब ये जातिवादी बताएंगे
कि हमारी बिरादरी के पटेल ने देश को एकजुट कर दिया, रियासतों को एकजुट कर दिया, तब वो नैयर को क्यों भूल जाते हैं? नैयर उनकी बिरादरी का नहीं था ना। और सही बात तो यह है कि जो पटेल ये बताते हैं कि पटेल हमारी बिरादरी के, वो पटेल न उनकी बिरादरी के थे और न ये बताने वाले तथाकथित पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिरादरी के। पटेल गुजरात का सामान्य वर्ग में आने वाला समाज, और ये बताने वाले जो हैं ये सामान्य वर्ग में नहीं है। लेकिन पटेल हमारी जाति का था। सीना 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। पटेल हमारी जाति के थे। नैयर किस जाति के थे? क्या लेना देना नैयर से? केरला का कायस्थ, केरला के कायस्थ नैयर से क्या लेना देना इनको? और ये जातिवादी मानसिकता के लोग कहां ले जाएंगे भारत को? और यही नहीं, अब दूसरे जातिवादियों को देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल विभिन्न समितियों के संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसने जो समितियां बनाई, तो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई। उन समितियों में विभिन्न समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दूसरी जाति वाले आ गए, उन्होंने कहना ना बाबा ना बाबा, क्या होते हैं सरदार पटेल, क्या होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? अरे भाई, संविधान तो हमारे बिरादरी के बाबा ने बनाया, हमारी बिरादरी की। अब वो भी बात है कि बाबा किस बिरादरी के थे और ये जो बताने वाले हैं ये किस बिरादरी के हैं। लेकिन नहीं, संविधान किसी ने नहीं बनाया, केवल भैया भैया हमरे बाबा बना डाली है और रात भर लिख डाली है। तमाम लोग इस मानसिकता के। नहीं, संविधान कितने दिन में बना? अरे रात भर शाम का यहाँ लिखा, बैठ भैया बाबा साहब और देत दनादन जो लिखा सवेरे बनाए घर विहीन भैया हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राजस्थान ऐसे लोग हैं जिनको न शिक्षा से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न बढ़ते पूंजीवाद से मतलब है, किसी से नहीं। सिर्फ बाबा ने संविधान बना दिया और संविधान की हिफाजत हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे बाबा ने बनाया है। अगर बाबा ने बनाया होता तो संविधान जय भारत में। ऐसी मानसिकता के लोग ये जातिवादी ताकतों से, संप्रदायवादी ताकतों से, देशद्रोहियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इन्होंने ही जो ये वैमनस्यता का वातावरण बना हुआ है, इसको इन्होंने ही बनाया है, इसकी शुरुआत किया है, इसका सृजन किया है। जिसने भारतीय संविधान बनाया उसकी बात नहीं करते, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा उसकी कभी बात नहीं करते हैं। और सिर्फ एक ही झूठी बात, सतत झूठी बात कि संविधान एक व्यक्ति ने बना दिया। तो इन लोगों और सरकार भी यही चाहती है कि यह केवल इसी नशे में रहें कि संविधान हमारे बाबा ने बना दिया। इनको न शिक्षा के प्रति एहसास होने पाए, न चिकित्सा के प्रति एहसास होने पाए। इसी नशे में ये जुड़ रहे और आगे ना बढ़े और गुलामी करते रहे। ये जो बताने वाले हैं कि जो हमारे बाबा ने बनाया, ये क्या करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में जाके मजदूरी कौन कर रहा है? यही लोग तो हैं। सवाल इस बात का है कि आप संविधान किसने बनाया, पूरी बात बताइए। और फिर संविधान में जो अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष कीजिए। आप भी शिक्षा लीजिए, चिकित्सा लीजिए, रोजगार लीजिए और संपत्ति में अधिकार लीजिए। शिक्षा के सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, संपत्ति के अधिकार के सवाल पर यह सब चिड़ी चुप हो जाते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। मेदांता हॉस्पिटल, मैंने नाम ले लिया एक, मेदांता हॉस्पिटल, या इसी प्रकार से और भी विभिन्न हॉस्पिटल हो सकते हैं। तमिलनाडु का शंकर नेत्रालय, लखनऊ का विवेकानंद हॉस्पिटल, ये सब बनाने में कितना रुपया लगता है, कितना रुपया लगा, इनको कुछ पता है? और फिर इसमें कितने एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, कितनी भारत की जनता को पता है? क्या इस 135 करोड़ जनता को पता है कि एनडीटीवी जो बिका, कितने में बिका, कितने की लागत का एनडीटीवी है? एक बात और पूछिए,
अपने इर्द गिर्द, अपने घर परिवार में पूछिए, अपने दोस्त यार से पूछिए, अपने नात रिश्तेदार से पूछिए। मैं पूछ रहा हूं, एनडीटीवी को माननीय किरण सिन्हा जी खरीदना चाहती थी, लेना चाहती थी, लेकिन ये हालात आज देश में ऐसे हैं कि पैसा होते हुए भी आप नहीं ले सकते हैं। जाति की स्थिति है, जाति का दायरा है, किसी जाति का होना जरूरी हो जाता है। कहीं न कहीं लगता है कि शायद माननीय किरण सिन्हा जी ब्राह्मण नहीं थी, क्षत्रिय नहीं थी, वैश्य नहीं थी, इसलिए एनडीटीवी नहीं खरीद सकी और उन्होंने एनडीटीवी से भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगी, ये अलग की बात है। तो जातिवादी मानसिकता भारत में बहुत अधिक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, अब होते हैं 80 लोकसभा क्षेत्र। इसके पहले कितने होते थे? 85, जब उत्तराखंड नहीं बना था। वहां उस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी लोकसभा टिकट आज तक किसी भी कायस्थ जाति को नहीं दिया। ये क्या है? ये जातिवाद नहीं, जाति के आधार पर उपेक्षा नहीं है, जाति के आधार पर कायस्थ जाति का उत्पीड़न नहीं है, जाति के आधार पर कायस्थ जाति के साथ भेदभाव नहीं है। तो ये क्या है? बताएगा कोई संघ भाजपा का नेता? तो इस प्रकार से जातिवाद किया जा रहा है, चौतरफा जातिवाद किया जा रहा है। एक तरफ वह लोग हैं जो बताएंगे नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, और यही नहीं, वह केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी भेदभाव कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी वह नहीं बताएंगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया और भारतीय संविधान के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या रही। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को मिलाने का बहुत ही उम्दा कार्य किया, वो जटिल कार्य था, उसको किया। और किसानों के आंदोलन, किसानों का जो उस समय किसानों से विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, वह उनका जो है खेड़ा का आंदोलन, तो उन सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा किसानों को संगठित करने में। जो किसान आंदोलन संगठित हुआ, वही किसान आंदोलन बना, वही किसान आंदोलन आगे चल करके जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, उस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा बना। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अगर किसान बढ़ चढ़ के भाग ना लेते तो यह अधूरा सा रह जाता। और गुजरात के ही साथ देश के विभिन्न हिस्सों के किसान आंदोलन की अवहेलना की गई। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में किसानों की और किसान संगठनों की, अब उस समय उतने संगठित वे में नहीं होते थे कि पोस्टर बन जाए, बैनर बन जाए, अखबार में आ जाए, टीवी में आ जाए, फला किसान यूनियन, फला किसान संगठन, नहीं, लेकिन एक लामबंदी होती थी किसानों की। उत्तर प्रदेश के अवध इलाका, अवध में मदारी, बाबा मदारी हुआ करते थे, और वो किसान आंदोलन, जब जमींदार टैक्स लेते थे उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, बड़ा योगदान रहा। लखनऊ के आसपास के बेल्टों में, रायबरेली में मुंशीगंज, मुंशीगंज शहीद स्मारक भी है, मुंशीगंज रेलवे स्टेशन भी है। उस मुंशीगंज शहीद स्मारक अभी आ रहा है 7 जनवरी को, माननीय किरण सिन्हा जी आएंगी वहां रायबरेली में। 7 जनवरी को होने वाला मुंशीगंज शहीद स्मारक, शहीद स्मृति स्थल जो है, वहां पर हजारों किसानों को गोलियों से भून दिया गया, और उस समय सई नदी का पानी लाल हो गया था। जलियांवाला बाग से भी अधिक जघन्य हत्याकांड, नरसंहार हुआ, किसानों का संहार हुआ, किसानों पर गोलियां चलाई गई। यह घटना क्यों नहीं प्रसारित किया गया? जो वहां से सांसद रहे, प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन मुंशीगंज गोलीकांड स्थली जो थी वो नहीं खड़ी हो पाई जलियांवाला बाग के स्तर पर, तमाम स्थान रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विशेष योगदान रहा, आज क्या हो रहा है, उन्होंने रियासतें क्यों मिलाई कि बराबरी कायम रहे। कोई राजा महाराजा अपनी पहचान के साथ, नाम के साथ नहीं, केवल नाम के राजा नहीं, पहचान के राजा, और जो अधिकार था, घोड़ा है, हाथी है,
रियासत है, रियासत जहां तक नजर जा रही है 10, 20, 25 किलोमीटर बागें हैं, पहाड़ हैं उनके, नदियां हैं उनकी, जमीनें हैं उनकी, 10, 20, 25, 50, 100, 200 किलोमीटर तक। कोल्हापुर स्टेट और तमाम स्टेटें तो बाद में तो कुछ स्टेट के साथ हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तो 3 स्टेट तो मुश्किल में फंसी। और जूनागढ़ हैदराबाद का मसला फसला का मसला निपटारा भी हो गया। और इन सब में श्री नैयर, केरला के कायस्थ, उनका विशेष योगदान रहा। जब कुछ लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुर्मी से जोड़ते हैं, तो इसलिए केरला के नैयर को उनकी बिरादरी कायस्थ से जोड़ना जरूरी हो जाता है जातिवादी देश में। और नैयर जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, तो उस समय तो उन्होंने बंदूक तान दिया। जब रियासतों के लोगों से वो रियासतों के पास जाते थे, रियासतों के लोग से मिलते थे, रियासतों के अपनी बात रखते थे, तो यद्यपि नैयर बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे, परंतु फिर भी उनसे लोग लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे। बंदूक की गोली का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन डटे रहे मां भारती के लिए, रियासतों को एक करने के लिए। रियासतों को एक करने का मकसद था गैर बराबरी खत्म करना, सबको समान अधिकार दिलाना, भविष्य में सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार दिलाना, संपत्ति में अधिकार दिलाना, भूमि में अधिकार दिलाना। आज क्या हो रहा है? आज नई रियासतें पैदा की जा रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना चकनाचूर किया जा रहा है। अब यह इन जातिवादी ताकतों को, कम अकल लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम भी मानते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं और देश की जो साजिशें हो रही हैं देश में, जिस तरीके से पूंजीवाद बढ़ाया जा रहा है, सामंतवाद बढ़ाया जा रहा है, उसको ये बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपके साथ आकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जातिवादी साथियों को, जातिवादी मित्रों को, जातिवादी परिचितों को बताइए, समझाइए कि जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना साकार नहीं होगा, जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना साकार नहीं होगा, जब तक संपूर्ण क्रांति आंदोलन जन जन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक न शिक्षा मिलेगी, न चिकित्सा मिलेगी, न रोजगार मिलेगा, न संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो रियासतों के एकजुट करने का जो मकसद था, उस मकसद पर चोट कर रहे हैं ये जातिवादी लोग। शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो तो इसके लिए है ही है, वो बिक रहे हैं। लेकिन ये जातिवादी लोग यह क्यों नहीं बता रहे, ये क्यों नहीं अभियान चला रहे हैं कि निजीकरण हो गया किसी भी क्षेत्र का, वो चाहे एयरपोर्ट हो, वो चाहे बस अड्डा हो, वो चाहे बंदरगाह हो, और वो चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे विद्यालय हो। तो जब निजीकरण होगा तो फिर उसमें जो लोग उसके ग्राहक हैं, जो उससे सेवा लेने जाते हैं, उनको फीसें महंगी देना पड़ेगी, शुल्क महंगा देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, उसके कर्मचारियों का जितना मान सम्मान और सुरक्षा सरकार के साथ होती है, उतनी सुरक्षा निजी क्षेत्र में नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पूंजीवाद आ जाता है, सामंतवाद आ जाता है, और पूंजीवाद सामंतवाद सिर चढ़कर बोलने लगता है। इसलिए निजी क्षेत्र के कर्मचारी को वह मान सम्मान, सुकून नहीं मिलता है जो सरकार के सरकारी कर्मचारी को मिल जाता है। और वही हाल सुविधाओं का होता है। अब कहां जाएंगे? तमाम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। फसल बीमा कुछ लोगों को दे दिया गया, निजी क्षेत्र की कंपनियों को, यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों को, सामंतवादियों को, दलालों को दे दिया गया, और किसानों के खाते से पैसा निकल गया। फसल बीमा के नाम पर किसानों को पता ही नहीं कि एक तरफ जोड़िए, सरकार जारी करे श्वेत पत्र, कितने किसानों से पैसा लिया गया और कितने किसानों को फसल बीमा का पैसा दिया गया। यह बात जातिवादी ताकतों को नहीं पता है, जातिवादी ताकतें नहीं पता, बस केवल यही बताएंगे कि भाई रियासतें सब हमें पटेल दादा करा दी, नहीं ना हुई पहुंचती।
और संविधान हमा बाबा बना के नहीं न को बना पाते, भारत में को रह बेहन करे बनावे वाला, हमा बाबा रहे रात भर में बना देते हैं। तो इन बातों से देश और समाज का भला नहीं होने वाला है जब तक समानता नहीं आएगी। और समानता के लिए अब संघर्ष करना होगा, संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से अब मालिकाना हक, जब तक कोई चीज सरकारी रहती है, सार्वजनिक चीज, तब तक वह सार्वजनिक होती है, राष्ट्रीय संपत्ति होती है। लेकिन जब जैसे ही निजी क्षेत्र में चली जाती है, वह निजी व्यक्ति की हो जाती है। भाई रियासत में और आज का जो निजीकरण हो रहा है, इसमें अंतर क्या? जो उस समय रियासत थी वही तो निजीकरण था, उसके बाद राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के बाद फिर निजीकरण किया जा रहा। तो इसलिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए माननीय किरण सिन्हा जी को लाना है, माननीय किरण सिन्हा जी के हाथों को मजबूत करना इसलिए जरूरी है कि ये जो आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीयकरण करने का, सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार मिले, सबको संपत्ति में अधिकार मिले, ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन को मजबूत करना होगा। इसलिए आगे आने की जरूरत है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को जातिवादी योगदान से आंकने की जरूरत नहीं है कि सरदार पटेल इस बिरादरी के थे, नहीं। सरदार पटेल को देखना है कि उनके संबंध किस प्रकार से विभिन्न लोगों के साथ रहे, उनका कितना विराट हृदय रहा कि उन्होंने चाहते तो समझौता कर लेते वो भी, लेकिन नहीं, विभिन्न विपन्नताओं का जीवन उन्होंने जी लिया, कठिनाइयों का जीवन जी लिया। उनकी बेटी, कितने लोग जानते हैं उनकी बेटी ने कितना त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन कभी ये पूंजीपतियों और सामंतवादियों के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं झुके, रियासतों को भारत में मिला दिया, लेकिन कभी झुके नहीं, टिके नहीं। और आज जातिवादी ताकतें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बेचने पर तुले हुए, संप्रदायवादी ताकतें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बेचने पर तुले हुए। माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल इंद्र कुमार गुजराल ने घोषणा कर दिया, सरदार पटेल को बिकने नहीं दूंगी। सरदार पटेल बिकने वाले नहीं है, नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पर चलना होगा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। किसानों के मान सम्मान के लिए, इस देश के मजदूरों के मान सम्मान के लिए, इस देश की जनता के मान सम्मान के लिए, शोषित, पीड़ित, दमित, उपेक्षित जनमानस के मान सम्मान के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद। फिर आपसे भेंट होती है। धन्यवाद।